हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीएलएड का टेस्ट, और डीएलएड का ये टेस्ट नंबर है आपका 35। इसके पहले टोटल 33 टेस्ट आपका हो गया है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 34, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टेस्ट है जो डीएलएड का है, जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो टॉपिक ऐसा है जो डीएलएड का जो बीएड में भी पढ़ना है और डीएलएड में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे मेन रूप से आपका प्रधान शिक्षक का ये टेस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग सभी लोग रट लेना है। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। सब लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, जवाब देते चलना है। चलिए, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है। कल हुआ था टेस्ट आपका कल समान अध्ययन का टेस्ट हुआ था। ठीक है, आज आपका डीएलएड का टेस्ट है, और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। देखिए कब तक एडमिट कार्ड देता है। एग्ज़ाम का भी अभी कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कुछ सूचना होगा तो आप लोग को बताया जाएगा। आज का पहला सवाल है, सभी लोग आ जाइए जल्दी से, 9 बज गई है। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है। प्रश्न है पहला, देखिएगा कि किसके अनुसार संप्रेषण मनोविज्ञान मशीन तथा जीवों के नियंत्रण तथा संप्रेषण का विज्ञान है ना। ये कथन है दोस्तों, ठीक है, ये कथन है। आखिर ये कथन किनका कहा गया है कि संप्रेषण मनोविज्ञान जो है ये मशीन तथा जीवों के नियंत्रण तथा संप्रेषण का विज्ञान है। ऑप्शन दिया गया है, पील है, वाइनर है, स्किनर है, वाइगोत्स्की है ना, यहाँ वाई कर दीजिएगा, वाइगोत्स्की। इसका आंसर क्या होगा, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो हो जाएगा आपका स्किनर महोदय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, स्किनर। दूसरा प्रश्न है कि 1985 में प्रोफेसर कुलदेव स्वामी की अध्यक्षता में गठित कार्य दल ने शिक्षा का व्यवहारिक वर्गीकरण किस किस रूप में करने की सिफारिश की थी। कृषि के रूप में, वाणिज्य है, स्वास्थ्य है, या फिर इनमें से सभी रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 75 प्रश्न करना है ना। टोटल 75 प्रश्न है, तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना जवाब देते चलना है, रिवीजन करते चलना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, कृषि और वाणिज्य और स्वास्थ्य, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर, कह रहा है कि कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है ना। जो कक्षा है दोस्तों, ये कौन सा व्यवहार हमें बताता है, क्या व्यवहार करना चाहिए। तो का ऑप्शन दिया गया है कि एक कक्षा में कम से कम कितने छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए हैं, या फिर प्रत्येक छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, या अध्यापक के कक्षा शिक्षण में कितना परिवर्तन आया है, या कक्षा में न्यूनतम अंक कितने हैं। तो कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें क्या बताता है, तो न्यूनतम व्यवहार हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो न्यूनतम व्यवहार में क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जो एक कक्षा है वो कम से कम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए हैं, यही न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है ना। किसने किया है, तो ये बताना है कौन से वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने छात्रों के द्वारा शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है ब्रेडफील्ड, मोरडोक, एन.एम. डांडेकर, CNCRT। क्या होगा, 4 का जो आंसर हो जाएगा, ये जो परिभाषित किया गया है वो N.M. डांडेकर के द्वारा किया गया है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर की कौन सा एक मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। बताइए कौन सा एक मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। उद्देश्य होगा, उपकरण होगा, व्यवहार परिवर्तन होगा, या फिर इनमें से सभी होगा, है ना। तो निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में दोस्तों उद्देश्य भी आ जाएगा, उपकरण भी आएगा, व्यवहार परिवर्तन भी आएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
तो मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्र होगा? तो मूल्यांकन के उपकरण के द्वारा, या फिर न्यायादर्श के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, स्वयं अध्यापक के द्वारा। तो 6 का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलना है और वीडियो को लाइक भी सभी लोग कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा ताकि 9 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के उपकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7 नंबर की मूल्यांकन का आउटकम क्या है? हाँ ना, किसी भी काम का आउटकम तो निकलता है ना, तो इसका मूल्यांकन का आउटकम क्या होगा? उद्देश्य होगा, उपकरण होगा, व्यवहारिक परिवर्तन होगा या पाठ्यक्रम परिवर्तन होगा। तो मूल्यांकन करने के बाद यही पता चलता है कि व्यवहार में आखिर क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 7 का। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि मूल्यांकन के उपकरणों का चयन किसके आधार पर किया जाता है? तो मूल्यांकन के उपकरणों का चयन दोस्तों किसके आधार पर होता है ये बताइएगा। उद्देश्य के आधार पर होता है या पाठ्यक्रम के आधार पर, कक्षा के स्तर के आधार पर या पाठ्यचर्या के आधार पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य के आधार पर होता है मूल्यांकन के उपकरण का चयन। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 है कि मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार होता है ना। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार होता है और यह मूल्यांकन का किस प्रकार का कार्य है? तो ये किस प्रकार का कार्य होगा? पदस्थापन कार्य इसको कहेंगे या अनुदेशन कार्य कहेंगे, निदानात्मक कार्य कहेंगे या व्यवस्थापन कार्य कहेंगे? तो 9 का आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाएगा दोस्तों अनुदेशन कार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर की मूल्यांकन का विकासात्मक कार्य क्या नहीं करता है? तो मूल्यांकन का विकासात्मक कार्य क्या नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है अध्यापक को आवश्यक धमखगना देना, क्या लिखा है, या फिर शिक्षण तकनीकी में सुधार का अवसर देना, या छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना, या उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देना। तो दोस्तों कौन सा कार्य नहीं करता है मूल्यांकन का विकासात्मक कार्य? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कि छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना, ये कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि मूल्यांकन का निदानात्मक कार्य क्या करता है? कौन सा कार्य निदानात्मक कार्य करता है मूल्यांकन का? छात्रों की कमियों का पता लगाना, या शिक्षक की शिक्षण विधि की कमी बताना, या विशिष्ट अनुदेशन के चुनाव का अवसर देना, या फिर इनमें से सभी? तो मूल्यांकन में दोस्तों ये सारे कार्य हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कमी का भी पता लगाता है, शिक्षण विधि की कमी बताता है, विशिष्ट अनुदेशन के चुनाव का अवसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 12 नंबर। छात्रों के रूप में अवांछनीय तत्वों द्वारा विद्यालय के कार्यक्रमों में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? है ना, छात्रों के रूप में कुछ अवांछनीय तत्व जो हैं वो विद्यालय में जो सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं उसको अव्यवस्था के रूप में या फिर अस्थिरता उत्पन्न करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा इस पर ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने स्तर पर उनसे बनाकर रखने का प्रयत्न करेंगे, या आप स्वयं अपने स्तर से उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे, या उनकी प्राचार्य से शिकायत करके उचित दंड दिलवाएंगे, या फिर उनकी ओर उदासीन बने रहना चाहेंगे। तो क्या होगा दोस्तों 12 का? देखिए दंड वाली बात नहीं होगी, है ना, यहाँ पर होगा कि आप स्वयं अपने स्तर से उन्हें क्या करना है, सुधारने का प्रयास करना है, कारण जानने का प्रयास करना है कि आखिर क्या कारण है जो इस प्रकार का कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि आप शिक्षक होने के नाते सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? ठीक है, तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप? ऑप्शन दिया गया है कि समाज सुधारक नेताओं को प्रेरणा के लिए बुलाएंगे, या फिर अभिभावकों को समझाएंगे,
या फिर शिक्षक द्वारा छात्रों को उनके कुप्रभाव के बारे में समझाएंगे या फिर इस काम से सदैव अलग रहेंगे। तो यहाँ पर एक शिक्षक क्या कर सकता है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों को जो कुप्रभाव है उनसे क्या हमें मतलब कि नुकसान होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि कक्षा में या विद्यालय में बालक के कार्यक्रम व्यवहार को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ठीक है, तो विद्यालय में या कक्षा में जो आक्रामक व्यवहार है ना, आक्रामक व्यवहार जो बालक का होता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऐसे बालक की उपेक्षा करके, उपेक्षा तो करना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, या फिर उसे कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रख के, तो ये भी गलत है। उसके आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा करके दूर करना चाहिए, और कठोर दंड दे करके तो दंड भी नहीं देना है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कि बच्चा का जानना है कि आखिर उसका आक्रामक व्यवहार क्यों है, कारण क्या है उसका आक्रामक व्यवहार का। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 15 नंबर। कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा में कार्य करके सीखने की विधि का शैक्षिक महत्व क्या है। तो आधुनिक शिक्षा में कार्य करके सीखने की विधि का शैक्षिक महत्व क्या है, 15 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है कि यह एक अधिक रुचिकर शिक्षा पद्धति है, या फिर बालक कुछ करके अधिक अच्छी तरह समझ सीख लेते हैं, या बालक व्यस्त रहते हैं, या बालक क्रियाशीलता को अधिक पसंद करते हैं। आंसर क्या होगा 15 का आपका आंसर होने वाला है सी नंबर कि बालक जो है वो क्रियाशीलता को अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 16 नंबर सवाल की विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। विकास के बारे में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, सत्य नहीं है। तो कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, या विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, तो ये भी सही है ना, क्योंकि जो विकास है, विकास की प्रत्येक अवस्था होती है और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन से भी क्या होता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। और ऑप्शन नंबर ये है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे भी हैं, ये भी सही है। बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है ना। जो निःशक्त बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, जो अपंग बालक हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षा का क्या प्रावधान किया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा, या फिर आपका मुख्य धारा में डालकर, या समाकला कर द्वारा, या फिर में कोई नहीं। तो इसके लिए तो एक ही व्यवस्था की गई है, वो है समावेशी शिक्षा, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनको समान शिक्षा दिया जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा दिया जाए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो भी निःशक्त बालक हैं, या फिर अपंग बालक हैं, या फिर आपका दिव्यांग बालक हैं। अगला 18 नंबर की बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा देने पर विद्यार्थियों का क्या विकसित है। क्या विकसित, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा देने पर विद्यार्थियों का क्या विकसित है। ज्ञान, मित्रता या परिवारिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा देने पर विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है दोस्तों, 18 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ज्ञान, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान, मित्रता नहीं होगा, परिपक्वता नहीं होगा, है ना, ज्ञान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 19 नंबर। फटाफट सब लोग आ जाइए, अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ताकि अधिक से अधिक लोग को जुड़ सके और थोड़ा उनको भी बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि सकारात्मक अभिवृत्ति अथवा दृष्टिकोण वाला व्यक्ति शिक्षक के द्वारा किसकी बुराई कर सकता है। स्वयं की, परिवार, विद्यालय की, समाज की, या फिर उपयुक्त सभी की। 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का आंसर हो जाएगा आपका स्वयं की बुराई वो कर सकता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 19 का।
अब 20 नंबर प्रश्न आ गया है कि विद्यालय में स्काउट के प्रशिक्षण का लाभ बताइए। तो स्काउट के प्रशिक्षण का क्या लाभ है विद्यालय में? ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में सच बोलने की भावना का विकास होता है, बिल्कुल ठीक है। या फिर छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है, या उसमें सेवा भावना का विकास होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, है ना। स्काउट के प्रशिक्षण से बच्चों में इन सभी चीज़ों का विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर कि सर्वप्रथम किस क्षेत्र में सकारात्मक विधि का प्रयोग हुआ है ना। तो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में साक्षात्कार विधि, सकारात्मक नहीं, साक्षात्कार विधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। वो कौन सा क्षेत्र है? व्यवसायिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, या कंज्यूमर क्षेत्र है? 21 का हो जाएगा कि सबसे पहले जो साक्षात्कार विधि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है व्यवसायिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है किस क्षेत्र में, तो व्यवसायिक हो जाएगा आपका राइट आंसर ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवधान की है ना। विशेषता अवधान की है तो मानसिक क्रियाशीलता, तत्परता, क्रियाशीलता केंद्र, या फिर इनमें से सभी। तो विशेषता अवधान इनमें से सभी हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, कौन सी जांच जो है वो मानसिक जांच के अंतर्गत आता है ना। यानी मानसिक जांच के अंतर्गत कौन सा जांच आता है? तो बुद्धि परीक्षण, या फिर शैक्षणिक एकेडमिक उपलब्धि परीक्षण, या रुचि परीक्षण। तो ये सारे जो परीक्षण आपको दिख रहे हैं, बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, तो ये सब दोस्तों मानसिक जांच के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि वह जांच मानव जांच कही जाती है जिसमें होती है। तो क्या होती है ना, वो कौन सा जांच है? विश्वसनीयता की, वैधता की, नॉर्म की, या फिर उपयुक्त सभी की। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वह जांच जो मानव जांच कही जाती है जिसमें होता है विश्वसनीयता, वैधता। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विषय है जिसके द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है ना। तो वो कौन सा विषय है जिसके द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है? गणित, सांख्यिकी, हिंदी, विज्ञान। 25 का क्या होगा दोस्तों? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांख्यिकी। ठीक है, किसके द्वारा? तो सांख्यिकी के द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। और नेक्स्ट है कि डी फैक्टो, प्रश्न कह रहा है कि डी फैक्टो स्कूल वैसे स्कूल को कहा जाता है जिसकी प्राथमिक उपलब्धि होती है। तो डी फैक्टो स्कूल किसको कहेंगे? राज्य आयुक्त के द्वारा निर्देशित होता है, या फिर जो सामान्य विद्यालय से संबंधित होता है, या आवासीय पद्धति पर समुदाय का निर्माण करता है, या फिर संघीय निर्णय पर आधारित होते हैं। संघीय निर्णय का क्या होगा दोस्तों? 26 का जो हो जाएगा डी फैक्टो स्कूल, ये हो जाएगा आपका आवासीय पद्धति पर समुदाय का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने कहा है। तो मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि किसने कहा है कि शिक्षण सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है, वह परमात्मा है, राज्य में प्रवेश कराने वाला है ना। तो ये कथन दोस्तों किसका है? 27 का क्या होगा बताइएगा जल्दी से। तो ये जो कथन है वो हो जाएगा डेवी महोदय का। ठीक है, डेवी का हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 28 की वर्तमान शिक्षा स्तर आपकी दृष्टि में कैसा है। तो वर्तमान जो शिक्षा स्तर है वो आपकी दृष्टि में कैसा है? उत्तम है, या फिर संतोषजनक है, या अत्यधिक है, या न अधिक अच्छी न अधिक बुरी। तो वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था देखी जाती है वो न ज़्यादा अच्छा है और न ज़्यादा खराब है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, फटाफट जवाब देते चलना है। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक को विद्यालय में जो कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान शिक्षक को किससे होता है ना। तो शिक्षक को बहुत सारे कार्य हैं, तो जो कार्य उनको करना चाहिए उसका ज्ञान आखिर उसको कहाँ से होता है?
तो समय चक्र से उसको ज्ञान होता है, या पाठ्यक्रम से होता है, या पूर्व ज्ञान से होता है, या कक्ष निरीक्षक से होता है। 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम से हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हाँ ना, आंसर हो जाएगा बी नंबर। और अगला है 30 नंबर की कक्षाओं में जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च मनोबल, या निम्न मनोबल, या दोनों में से कोई नहीं। 30 का आंसर हो जाएगा आपका उच्च मनोबल। ठीक है, उच्च मनोबल हो जाएगा आपका 30 का। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 31 नंबर। देखिएगा कि विद्यालयों में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति किसको बढ़ाया जाता है दोस्तों? है ना, तो विद्यालय में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति किसको बढ़ाते हैं? रुचि को बढ़ाते हैं, भौतिक परिवेश को बढ़ाते हैं, या अनुशासन को बढ़ाते हैं, या जिज्ञासा को बढ़ाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा रुचि को बढ़ाया जाता है ना, बच्चों में रुचि को जागृत किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि सफल व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? कैसे कहेंगे कि वो सफल व्यक्ति है? ऑप्शन कह रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना, या फिर पर्याप्त धन संपत्ति अर्जित कर लेना, या फिर पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त करना, या माता पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण करना। 32 का क्या होगा? तो सफल व्यक्ति की पहचान जो होगा वो हो जाएगा कि लक्ष्य को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना, उसी को कहेंगे सफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर कि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण कब किया गया था? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि राष्ट्रीय नीति का निर्माण कब हुआ था शिक्षा से संबंधित। 1964, 1966, 1986 और 1998। 33 का हो जाएगा दोस्तों आपका 1986, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति जो 2020 आया है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना दिए थे, अलग से क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इससे सवाल आपको दोस्तों 3-4 प्रश्न जरूर पूछेगा एग्जाम में, है ना, तो वो वाला देख लीजिएगा। पीडीएफ भी हम दे दिए थे, है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर है 34 नंबर की विद्यालय में पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में किस समय भोजन दिया जाता है? तो विद्यालय में पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में प्रातः काल, सायकाल, मध्य काल या पूरे दिन दिया जाता है। 34 का हो जाएगा दोस्तों मध्याह्न में दिया जाता है। ठीक है ना, जो बच्चों को भोजन जो दिया जाता है स्कूल में तो मध्याह्न हो जाएगा, मध्याह्न भोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर कि माता पिता अपने बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास अपने किस आचरण से करते हैं? सुबह जल्दी उठाना, या रात को जल्दी सोना, या मनोरंजन को नियंत्रित करना, या फिर इनमें से सभी? तो ये सारे आदत बच्चों में डालना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, ठीक है, मनोरंजन भी करना है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक की सफलता का आधार क्या होता है? शिक्षक की सफलता का आधार क्या होता है? कठोर अनुशासन, बिल्कुल गलत बात है, कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। छात्रों का भरपूर मनोरंजन, या फिर प्रभावकारी अभिव्यक्ति, या फिर अधिकाधिक ज्ञान। तो शिक्षक की सफलता का आधार हो जाएगा यहाँ पर अधिकाधिक ज्ञान, मतलब जितना से ज़्यादा ज्ञान हो। अगला प्रश्न है आपका कि आप अपने लिए कैसा व्यवसाय चाहते हैं, है ना, आप अपने लिए कैसा व्यवसाय चाहते हैं? अधिकाधिक धन प्राप्ति वाला व्यवसाय, या फिर अधिकाधिक शक्ति अधिकार वाला, या फिर सुख शांति समृद्धि वाला, या फिर आरामत लबी वाला? हाँ, तो आंसर क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा सुख शांति। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो यही है, सुख शांति और समृद्धि, है ना, तीनों चीज आ गया इसमें। तो इस प्रकार का व्यवसाय चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। कह रहा है कि आपकी दृष्टि में कौन सी शिक्षा पद्धति श्रेयस्कर है ना, कौन सी शिक्षा पद्धति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब अच्छा है? तो ऑप्शन है आपका कि अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन दे, या फिर समाज के समस्त वर्गों के विद्यार्थियों को
अध्यापक अवसर दे, या फिर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन दे, या फिर इनमें से सभी। तो ये सारे चीज होने चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के हो सकता है श्रेष्ठ, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 39 की अध्यापक बनने में आपकी रुचि होने का कारण क्या है। ठीक है, तो अध्यापक बनने में आपकी रुचि होने का कारण है वेतन प्राप्ति, या समय बिताऊ कार्य, या बचपन से ही अध्यापन में रुचि, या माता पिता के धकेलने के कारण। क्या होगा? तो अध्यापन जो आप बने हैं, अध्यापक जो बने हैं, तो वो किस लिए बने हैं? तो ये रुचि था आपका। ठीक है, बचपन से ही अध्यापक बनने की रुचि, है ना। राइट आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर की शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्यों? बताइए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं का ज्ञान जो है ये शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो सरकार को भी उनके विषय में बता सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षक उनका समाधान कुछ सुगमता से कर सकते हैं, या फिर वे कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है 41 नंबर की आजकल शिक्षण कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है शिक्षण कार्य को? तो आप लोग कहते हुए सुने होंगे कि शिक्षण कार्य एक प्रकार का क्या बन गया है? व्यवसाय बन गया है कि नहीं? शिक्षण कार्य जो है आजकल व्यवसाय बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता? तो अभिभावक में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? तो ऑप्शन दिया गया है बाल्यावस्था में, या फिर उनके जन्म के तुरंत बाद होता है, या फिर जन्म से पहले होता है, या बचपन के दौरान होता है। तो ये चीज होता है दोस्तों, ये जन्म से पहले होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर की विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? मैं कई बार बता चुका हूँ विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है ना। विशिष्ट बालक का मतलब प्रतिभाशाली बालक होता है, या फिर मंदबुद्धि बालक होता है, समस्यात्मक बालक होता है, या सामान्य बालकों की अपेक्षा होता है। 43 का हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट बालक का मतलब ही है कि समस्यात्मक बालक, है ना। उस बालक में कुछ न कुछ समस्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न की प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन किस प्रकार से होता है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है कि सामान्य प्रकार का होता है, या सामान्य से अच्छा होता है, या समायोजन में ऋणात्मक अधिक पाई जाती है, श्रेष्ठ प्रकार का होता है। तो नाम ही प्रतिभाशाली बालक है, तो श्रेष्ठ प्रकार से होगा दोस्तों समायोजन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका 45 नंबर की परिश्रम के महत्व के बारे में समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। तो परिश्रम के महत्व, है ना, परिश्रम करने से फल मिलेगा, तो परिश्रम का आखिर क्या महत्व है, इसके बारे में समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है कि इससे संबंधित विषय पर लेख लिख करके, या फिर वास्तविक जीवन में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति के बारे में बता करके, या फिर विभिन्न प्रकार के क्रिया विधि में भाग लेने का मौका दे करके, जैसे कि वृक्षारोपण, या फिर सफाई, पुस्तकालय की किताबों की व्यवस्था, ठीक है, या फिर श्यामपट को साफ करके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि विशिष्ट प्रकार के क्रिया विधि में भाग लेकर के उसको मौका दे करके बताना कि परिश्रम से आखिर क्या आपको महत्व है ना, परिश्रम का क्या महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया है? तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है पेस्टोलॉजी के द्वारा, है ना। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि संपूर्ण मानसिक संगठन कहा जाता है। तो संपूर्ण मानसिक संगठन किसको कहा जाता है? अवधारणा को, उत्प्रेरणा को, व्यक्तित्व को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो 47 का हो जाएगा संपूर्ण मानसिक संगठन व्यक्तित्व को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 48 नंबर की आपके मतानुसार प्रतिभा और योग्यता क्या होता है?
तो प्रतिभा और योग्यता आपके मतानुसार क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन दिया गया है कि अभ्यास से उत्पन्न अथवा सृजित होती है। प्रतिभा अभ्यास से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। योग्यता सृजित होती है, या स्वयं और स्वाभाविक, स्वयं थोड़ी होगा, उसकी प्रति वंशानुगत भी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ही ठीक हो जाएगा आपका, है ना, कि ये अभ्यास से उत्पन्न अथवा सृजित होती है प्रतिभा और योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि शिक्षण की आगमन पद्धति है ना। तो शिक्षण की आगमन पद्धति क्या होगा? आगमन और निगमन के बारे में कई बार बताए हैं। तो आगमन पद्धति क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक, या फिर साधारण से विशेष की ओर अग्रसर होने वाली, या छात्रों को खोज और अन्वेषण की ओर प्रोत्साहित करने वाली। तो ये दोस्तों आपके सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रधानाध्यापक का कौन सा गुण प्रशासनिक माना जाता है? ठीक है, तो बताइए प्रशासनिक कौन सा गुण माना जाएगा प्रधानाध्यापक महोदय का? तो मित्रता, या फिर जनभाषण, या फिर आपका लचीलापन, या फिर विनोदपूर्ण। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लचीलापन। ठीक है, लचीलापन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर, काफी बड़ा प्रश्न है, देखिएगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं होनी चाहिए, ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा कि उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, या फिर स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास शामिल किए गए हैं। देखिए केवल जब भी दिया हो रहा है तो ऑप्शन को आप काट दीजिए, वो गलत है ना। और उसे मोटी भारी होना चाहिए, तो मोटा भारी होने से कुछ नहीं होता, ये भी गलत है। आपका जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर क्या होगा दोस्तों? क और ख आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क और ख यानी कि ए और बी आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए भी अभ्यास दिया गया है, बहुत सारा चैप्टर दिया गया है, ठीक है, पुस्तक में, या फिर आपका स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का भी परिचय कराया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर की गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और कह रहा है कि तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन किस महोदय का है ये बताइएगा। ठीक ना, कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन हो जाएगा दोस्तों आपका प्लूटो का। किसका कथन है? प्लूटो का है। राइट आंसर ये हो जाएगा, रट लीजिएगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो महत्व नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं वाला पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का एक कौन सा महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, या अभ्यास हेतु मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। 53 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा महत्व नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर की निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए उसी से संबंधित है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का कौन सा एक महत्व नहीं होगा? 54 का ऑप्शन है कि निपुणता प्राप्त करने के लिए ठीक है, कुशलता प्राप्त करने के लिए ठीक है, आत्मविश्वास के लिए ठीक है, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए क्या होगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर की उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? बताइए। उच्च प्राथमिक, देखिए प्राथमिक क्या होता है? 1 to 5 होता है। उच्च प्राथमिक कहे तो 6 to 8 आपको समझना है। ठीक है, तो ये 6 to 8 है। उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व जो है वो किस रूप में है? भौतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, या फिर आध्यात्मिक है? 55 का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा व्यवहारिक रूप में। ठीक है, व्यवहारिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है? बताइए।
पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? तो ये घरेलू कार्य के लिए इसको दिया जाता है, या मजदूरी और व्यवसाय हेतु दिया जाता है, या व्यवहारिक उपयोग हेतु दिया जाता है, या फिर इनमें से सभी के लिए दिया जाता है? तो इनमें से आपका सारे कार्य हो जाएंगे आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर, खेल विधि का प्रमुख दोष क्या है? खेल विधि का प्रमुख दोष क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है सर्वांगीण विकास, थकावट का अनुभव, अधिक उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं। तो खेल विधि का प्रमुख दोष पूछ रहा है ना, 57 का क्या होगा? थकावट का अनुभव, है ना, थकावट का अनुभव हो जाएगा, प्रमुख दोष यही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर की प्रत्येक विषय में क्या होना अनिवार्य होता है? तो प्रत्येक विषय में पाठ्य वस्तु, कक्षा, बच्चे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 58 का? तो पाठ्य वस्तु दोस्तों, प्रत्येक विषय में पाठ्य वस्तु होना जरूरी है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है 59 नंबर की गणित की पाठ्य पुस्तक तैयार करने के बाद उसका भी आवश्यक होता है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक तैयार करने के बाद उसका प्रश्न है, मूल्यांकन है, या दोनों है, क्या आवश्यक होता है दोस्तों? तो यहाँ पर मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर की खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ये कथन किसका है? देखिए, कथन आपको एग्जाम में 3-4 जरूर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। ये जो कथन है आपका ऑप्शन नंबर मॉन्टेसरी का है। ठीक है, किसका है? मॉन्टेसरी का है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर की वैज्ञानिक विधि का आधारित विधि कौन सी है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि निगमन है, सोच विचार है, प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है। क्या होगा 61 का? 61 का हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, 61 का हो जाएगा आपका सी नंबर प्रोजेक्ट। अगला है कि ह्यूरिस्को का अर्थ क्या है दोस्तों? ह्यूरिस्को का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है, आगमन होता है, पता लगाना होता है, या खोज करना होता है? ह्यूरिस्को का जो अर्थ होता है वो होता है आपका खोज करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खोज करना। नेक्स्ट है 63 नंबर की अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? कई बार बताए हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, दोनों बता चुके हैं। तो 63 का यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर विश्लेषण विधि में। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में? तो ये हो जाएगा दोस्तों विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 63 का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64 नंबर 64 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय, यानी कि जो भारतीय गणितज्ञ थे, है ना, वो कौन भारतीय गणितज्ञ थे जो 499 ईस्वी में पाई का प्रतिस्थापित किया था ना? पाई का जो मान था वो बताया था दोस्तों, निकाला था, है ना। और पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.1416। ठीक है, तो ये किसने बताया था दोस्तों, किसने प्रतिस्थापित किया था? वो कौन से भारतीय गणितज्ञ थे? तो वो व्यक्ति थे आपके आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका। अगला प्रश्न है 65 नंबर दोस्तों की कह रहा है कि गणितज्ञ नीलकंठ के द्वारा ज्ञात ज्यापाई के मान का उल्लेख किस मलयालम पांडुलेख में किया गया है, जिसे हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। तो ये रामभास है, स्वतंत्रता माल है, मुक्तिभास है, इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर हो जाएगा आपका मुक्तिभास। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। नेक्स्ट है 66 नंबर कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था, है ना? ये तो मैथ आप बनाए ही हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग करके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो प्रमेय दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया था?
ये प्रमेय दिया गया है पाइथागोरा प्रमेय तो इसी को कहते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगला प्रश्न है 67 नंबर की एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक। तो 67 के क्या आंसर होगा दोस्तों? एलिमेंट्स नामक जो पुस्तक के लेखक होंगे वो हो जाएंगे यूक्लिड पंडित। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68 नंबर कि गणित को पाठ्यक्रम में महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि गणित है। बताइए, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व क्यों देते हैं? है ना, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, क्योंकि बालक के मानसिक अनुशासन में सहायक होता है, या गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है, या फिर इनमें से सभी कारण के कारण उपयुक्त सभी के कारण गणित को महत्व दिया जाता है पाठ्यक्रम में। तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे चीज दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ना। दैनिक जीवन में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, या फिर मानसिक अनुशासन में भी इसका प्रयोग होता है, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर की बच्चों का विद्यालय में किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भेजा जाता है? जल्दी से बताइएगा, है ना। बच्चों का विद्यालय में हम लोग बच्चा को विद्यालय क्यों भेजते हैं? किस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए? तो 69 का क्या होगा? ज्ञान तथा कुशलताओं की प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल ठीक है ना। या फिर बौद्धिक आदत या शक्तियों के विकास करने के लिए, ये भी सही है। या फिर समाज के वांछित दृष्टिकोण और आदर्शों की प्राप्ति करने के लिए हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं। यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गणित के प्रयोगात्मक मूल्यों के संदर्भ में निम्न कथन किसने कहा है? अब ये कथन दिया गया है, तब ये बताइएगा दोस्तों ये कथन किसका है कि लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखे गणित की सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? बेकन महोदय का है, साल्टन का है, यंग का है, या हब्स का है? ये कथन है दोस्तों आपको यंग महोदय का। ठीक है, यंग महोदय का है। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 नंबर कह रहा है कि गणित शिक्षण में बच्चों में किन नैतिक गुणों का विकास होता है? तो गणित शिक्षण में कौन सा नैतिक गुण का विकास होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है, देख लीजिए कौन सा नैतिक गुण का विकास होगा। तो बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा न्यायप्रियता, है ना। न्यायप्रियता या फिर कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 72 नंबर। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि किसने, अब किसने है तो कह रहा है कि गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए गणित की उन्नति तथा वृद्धि को देश की संपन्नता से संबंधित किया है ना। वो व्यक्ति कौन थे जो गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए गणित की उन्नति तथा वृद्धि को देश की संपन्नता से संबंधित किए हैं? तो वो व्यक्ति थे आपको नेपोलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर नेपोलियन। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संगीत मानव के अवचेतना मन को अंक गणित की संख्या से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है ना। कथन आपको 3-4 एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो ये तो बिना रटे हुए बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा। और बहुत सारे कथन हम अलग से भी करवा दिए हैं ना, एक वीडियो उसमें लगभग 300-400 उसमें सारे सिद्धांत कथन एक अलग से वीडियो हम करवाए थे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लबनीज महोदय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 74 नंबर की गणित को सभ्यता व संस्कृति का दर्पण किस गणितज्ञ ने बताया है? ठीक है, तो ये भी कथने है कि गणित को दोस्तों सभ्यता संस्कृति का दर्पण किसने कहा है? तो दर्पण कहने वाले व्यक्ति हैं आपका हॉगवेन। ठीक है, याद रखिएगा, काफी नाम टेढ़ा है हॉगवेन। और आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो जाते जाते आपको क्या करना है, लाइक जरूर करते जाना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।
ठीक है, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तैयारी का, एग्जाम के बारे में जो भी जानकारी होगा आप लोग को देते रहेंगे, कहीं और भी जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है कि गणित के द्वारा बालकों की कौन सी मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है दोस्तों। तो बताइए, गणित के द्वारा बालक की कौन सी मानसिक भावना की तृप्ति और संतुष्टि होती है। जिज्ञासा की होती है, या रचनात्मक प्रकृतियां की, या फिर आत्म दृष्टि और आत्म प्रकाशन का। तो गणित से जिज्ञासा भी है, रचनात्मक भी है, आत्मदृष्टि भी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे सवाल इसमें थे आपके, इसका आंसर भी दे दिया गया है। इसको एक दो बार आप टेस्ट के रूप में दीजिएगा और एक दो बार देख लीजिएगा, यहाँ से सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका PDF ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। और आज टेस्ट नंबर आपका 34 हो गया है ना। और ये जो अभी आपका जो फ़ी था इसको घटा दिया गया है, मात्र 299 अभी कर दिया गया है। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। ओनली अभी 299 इसमें फ़ी लगेगा। ठीक है, जो भी नए लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, और पुराने जो लोग थे उनका मात्र 201 रुपया ही लग रहा है। तो ये फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप दोस्तों इसमें जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, जहां आप पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको वहां पर जोड़ दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल, है ना, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट। अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, रिवीजन जरूर करना है। जितना करवा दिए हैं पीछे, अगर उतना भी रिवीजन करते रहते हैं तो काफ़ी है। उसके पहले जितना करवाए थे आपको वो भी रिवीजन करते रहिएगा। सारे वीडियो हम आप लोग को भेज दिए हैं, वहाँ से आप क्रम बाइज क्रम आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।